अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथायराइडिज़म। इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। थायराइड के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारी गर्दन में एक पॉइंट जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं उसके नीचे पाया जाता है। इसका काम हार्मोन प्रोड्यूस करना है और नॉर्मली ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उन्हें T3 और T4 कहते हैं। ये हार्मोन जो हैं हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ फंक्शन जो हैं रेगुलेट करते हैं या उन्हें कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि अगर इसकी ज़्यादती हो जाए यानी हाइपरथायराइडिज़म हो जाए, इसकी सिक्रीशंस नॉर्मल से बढ़ जाए या इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से कम हो जाए, तो जिन जिन फंक्शंस को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, उनमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है। तो थायराइड जिन फंक्शंस को कंट्रोल करता है उनमें मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हमारे मूड, जोश, पल्स, हार्ट हमारा रेट और डाइजेशन शामिल है। लिहाजा अगर इसकी सिक्रीशंस में कमी आती है या ज़्यादती आती हैं तो अल्टीमेटली ये फंक्शन जिनको कंट्रोल करता है उन्हीं में ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। थायराइड ग्लैंड अगर अपनी सिक्रीशंस नॉर्मल रखता है, यानी अगर वो जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उनके लेवल्स अगर नॉर्मल होते हैं, तो इस सूरत को यूथायराइड कहते हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन या हार्मोन जो हैं अपने मतलूबा मिकदार से बढ़ जाए और वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दे, तो उसको हम हाइपरथायराइडिज़म कहते हैं। और अगर यही सिक्रीशंस नॉर्मल से कम हो जाए तो फिर इसको हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज़म जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज़म और दूसरा जो है वो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज़म है। प्राइमरी में ये होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इट्सेल्फ, यानी कि उसमें सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड ही इन्वॉल्व होता है और उसमें ख़राबी आती है, वो अपने हार्मोन जो हैं सफिशेंट मकदार में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और सेकेंडरी में क्या होता है कि जो ख़राबी है वो थायराइड ग्लैंड से बढ़कर अगले लेवल तक पहुंच जाती है और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको TSH कहते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल मकदार में पैदा नहीं करेगा या उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आगे से फिर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा और उसकी मकदार में कमी आ सकती है या हो सकता है कि वो उसको प्रोड्यूस करना ही बंद कर दे। मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हाइपोथायराइडिज़म का मर्ज़ पैदा होता है और उनमें जो मेन एक कॉज आता है वो यही कि हमारे अंदर अगर आयोडीन डेफिशिएंसी पाई जा रही है तो उस सूरत में ये मर्ज़ हमारे सामने आ जाएगा। हैशिमोटोज़ एक डिज़ीज़ है जो ऑटोइम्यून है डिज़ीज़ है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे थायराइड के ऊपर हमला कर देता है, उसके नतीजे में ये मर्ज़ सामने आ सकता है। अगर थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। थायराइड सर्जरी अगर हो जाए, थायराइड का कुछ हिस्सा या पूरा थायराइड ही निकालना पड़ जाए, तो उस सूरत में भी ये सिक्रीशन जो हैं कम हो सकती हैं। फिर बाद का यूँ होता है कि हाइपरथायराइडिज़म के मर्ज़ को जब ट्रीट किया जा रहा होता है तो उस सूरत में ये होता है कि उसको ठीक करते करते पेशेंट जो है वो हाइपोथायराइडिज़म का शिकार हो जाता है। अगर रेडियोथेरेपी की जा रही है, यानी अगर कैंसर वगैरह पाया जा रहा है उस सूरत में रेडियोथेरेपी की जा रही है, तो वो रेडियोथेरेपी जो है वो भी थायराइड के फंक्शंस को मुतासिर करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से थायराइड के फंक्शन जो हैं वो मुतासिर होते हैं और अगर ये मर्ज़ छोड़ दिया जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो फिर उस सूरत में मिसकैरेजेस हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं, जो हामिला है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और बच्चे में पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ़ नकाइस पाए जा सकते हैं। तो ये
इसके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है हमारे सामने आता है। सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा आते हैं और हमेशा आपको सिम्टम से ही पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है या हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है। अव्वल तो बहुत आसान तरीका है कि आप सिंपली एक टेस्ट करवा लीजिए थायराइड का, आपको पता चल जाएगा कि T3 और T4 के लेवल्स क्या हैं। वो आपको बता देंगे कि पेशेंट में कौन सा मर्ज़ जो है वो पाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस मर्ज़ को पैदा करने में। और ज़ाहिर है स्ट्रेस बहुत सारे अमराज पैदा करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है, फिर स्ट्रेस जो है डायबिटीज़ पैदा करता है, स्ट्रेस जो है आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, और स्ट्रेस जो है आपके मुख्तलिफ़ फंक्शन को जहाँ पर मुतासिर करता है वहाँ पर आपके थायराइड के फंक्शंस को भी मुतासिर करता है। तो जब हमारे पास कॉजेज़ आ गए तो हम कॉज की बुनियाद पर भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और सिम्टम्स की बुनियाद पर भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ जो मैंने पिछली दफ़ा हाइपरथायराइडिज्म में दोहराई थी कि आपने मर्ज़ के नाम से खौफज़दा नहीं होना। होम्योपैथी सिम्टम्स के साथ डील करती है। आपको मैं ये हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स बताऊंगी, अब यकीन जानिए अगर आप डॉक्टर हैं और आप पढ़कर डॉक्टर बने हैं या आप लोगों से हेल्प ले रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो इसके जितने सिम्टम्स हैं वो आपको खुद बताएंगे कि दवाई कौन सी है। हर सिम्टम्स आपको एक दवाई की तरफ इंडिकेट करेगा या सिम्टम्स का जो मजमूआ है वो आपको दवाई की तरफ इंडिकेट करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने हाइपोथायराइडिज्म में किन अद्वियात को इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके सिम्टम्स बता दूं। बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स हैं। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि ये किन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हाइपरथायराइडिज्म में मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक्टिविटी जो है आपकी ज़्यादा हो जाती है। अब जब ज़ाहिर है हाइपो आया है तो इसका मतलब है एक्टिविटी जो है वो कम होके रह जाएगी। लिहाजा इसके पेशेंट जो हैं उनमें थकावट का एहसास बहुत पाया जाता है। ये सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। इनका वज़न बग़ैर किसी वजह के बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। इवन इनकी सोचने का जो एक आप कह लीजिए अंदाज़ है उसमें भी सुस्ती आ जाती है। ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इनके मसल्स दर्द करते हैं और वीक होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर इनकी जो जिल्द है वो बहुत ड्राई होती है, स्केली होती है, इची होती है। बालों के मसाइल आते हैं कि इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल जो हैं वो अपना क्या कहते हैं ब्रिटल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, नाखून खुरदरे हो जाते हैं इनके। फिर इनके अंदर शहवत की कमी पाई जाती है। अब मैं आगे चलने से आपको बता दूं, देखिए बालों के हवाले से आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बेहतरीन मेडिसिन है बालों के हवाले से, जिसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि बाल इंतहाई बारीक होते हैं। बाल गिरते हैं, बाल इंतहाई बारीक हैं, बालों में कोई रौनक नहीं है, बाल जो है खुरदरे हैं। तो आप देखें आपका जहन किस मेडिसिन की तरफ इशारा कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ते हैं, आप मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये नेट्रोम्योर के सिम्टम हैं। इसलिए मैंने जब लास्ट लेक्चर किया था तो मैंने तब भी आपको बहुत दफ़ा उस लेक्चर में कहा कि मर्ज़ के नाम के ऊपर ना जाइएगा, सिम्टम्स के ऊपर जाइएगा। सिम्टम्स आपको बताएंगे कि आपकी दवाई कौन सी है। अभी जो मैंने ऊपर आपको सिम्टम्स बताया ना, थकावट का एहसास पाया जाना, सर्दी से एहसास होना, वज़न का बढ़ना, मूवमेंट्स का और थॉट्स का स्लो होना, तो आप मुझे बताइए किस दवा की तरफ इंडिकेट करते हैं। मैंने हाइपरथायराइडिज्म में भी आपको बताया था कि पेशेंट के जितनी मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाती हैं, और स्लगिशनेस जो है वो कैलकेरिया कार्ब का करेक्टरिस्टिक है। लिहाजा ये जो मैंने आपको ऊपर 4-5 सिम्टम्स बताए हैं, ये अपने मुंह से सिम्टम बता रहे हैं कि हम कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट हैं। लिहाजा हर सिम्टम जो है वो आपको एक दवा की तरफ इंडिकेट करेगा और आपके लिए हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें पेन पाई जाती है, नमनेस पाई जाती है और टिंगलिंग सेंसेशंस पाई जाती हैं। ये टिंगलिंग सेंसेशंस और नमनेस जो है हाथों में भी हो सकती हैं, पैरों में भी हो सकती हैं, आपकी उंगलियों में भी हो सकती हैं। फिर पीरियड्स की ख़राबियाँ आती हैं,
पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाते हैं या हैवी ब्लीडिंग आती है। अब जब पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो याद रखिए, मैंने अपने नेट्रोमेड के लेक्चर में आपको बताया था कि जहाँ कहीं इरेगुलर पीरियड्स का नाम आए वहाँ आपकी दवाई नेट्रोमेड है। और अगर पीरियड्स हैवी हो रहे हैं तो मैंने हैवी पीरियड्स के हवाले से भी आपको बहुत सारी मेडिसिन पढ़ाई हैं। जैसे मैंने आपको सबाइना पढ़ाई थी कि सबाइना में बहुत हैवी पीरियड होते हैं। अब मैंने आपको एपिकॉक के हवाले से बताया था कि एपिकॉक में हैवी पीरियड्स पाए जाते हैं, फेरमफॉस में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की दवा एपिकॉक है, एपिकॉक में बहुत हैवी ब्लीडिंग पाई जाती है। तो आपका एक एक सिम्टम आपकी दवा की तरफ इंडिकेशन करता है। तो आपने सिम्टम्स देखने हैं कि आपके पास सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी अलामत साथ में पाई जा सकती हैं वो ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है, जॉइंट में पेन आ सकती है, आपकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, यानी कि उसकी पिच जो है वो लो हो सकती है, आवाज़ आपकी बैठी हुई हो सकती है, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग का एहसास पाया जाता है, पैरों के ऊपर स्वेलिंग पाई जाती है। इसके अलावा आपके जो आईब्रोज हैं वो ना सिर्फ बारीक हो जाते हैं बल्कि जगह जगह से उड़ भी जाते हैं। हार्ट रेट आपका स्लो हो जाता है, सुनने की जो समात जो है आपकी वो कमज़ोर हो जाती है, आप एनीमिक हो सकते हैं, फिर इनफर्टिलिटी पाई जा सकती है, बांझपन पैदा हो सकता है, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं कि खातून के अगर बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो आप उसका थायराइड टेस्ट करवा लीजिए कि उसके T3 और T4 लेवल्स पूरे हैं कि नहीं हैं। अगर उसके लेवल्स ख़राब आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि बार बार जो मिसकैरेज हो रहा है वो थायराइड ग्लैंड की ख़राबी की वजह से हो रहा है। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, यानी ये हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं ये T3 और T4। और जाहिर है जब ये हार्मोन हमारे ब्लड में कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मूड जो हैं बहुत ज़्यादा स्विंग करना शुरू हो जाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। फिर इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि मेमोरी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर एजिड लोगों में ये मसला पाया जा रहा है तो उनके साथ फिर मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है वो भी आना शुरू हो जाती हैं, याददाश्त की ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों में मसाइल आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे फिर जो है उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो होकर रह जाएगी। और अगर टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी जो प्यूबर्टी का फेज़ है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सिम्टम्स की बुनियाद पर आपने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। मैंने हाइपरथायराइडिज्म में भी आपको बार बार कहा था कि आपने लफ्ज़ से परेशान नहीं होना है, आपने सिम्टम्स देखने हैं, आपके पास सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, आप क्या एक एक सिम्टम आपकी दवा की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अभी मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन नहीं बताई हैं, लेकिन इसी दौरान मैंने आपको ये सिम्टम्स बताते हुए मैंने आपको बहुत सारी दवाइयाँ बता दी हैं कि आप इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेशंस बता दूं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके सिम्टम्स में भी आती हैं और वैसे भी मैं अगर आप बता दूं आपको कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर ये है कि गोइटर हो सकता है, निगलने में दुश्वारी आ सकती है, सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, बांझपन पैदा हो सकता है, दिल के मुख्तलिफ अमराज हमारे सामने आ सकते हैं, बच्चे जो है पैदाइशी तौर पर किसी नुक्स के साथ पैदा हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक कंडीशंस आ सकती हैं। इतनी लेथार्जिक कंडीशंस आ सकती हैं कि हो सकता है कि आप गुनूदगी में ही पड़े रहें। तो ये तो उस सूरत में आती हैं जब आपका जो मर्ज़ है उसको इलाज ना किया जाए और आप उसकी तरफ ध्यान ना दें तो फिर आगे से ये मसाइल जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो नो डाउट ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वही हैं जो मैंने पहले आपको गोइटर में बताई, मैंने आपको हाइपरथायराइडिज्म में मैंने आपको बताई, और अभी सिम्टम बताते हुए मैंने आपको 3, 4, 5 मेडिसिन का नाम बता दिया। तो जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से वो नेट्रोमेड है। सबसे पहले आप नेट्रोमेड को देखिए और आप देख लीजिए कि नेट्रोमेड जो है गोइटर में भी इस्तेमाल होती है, नेट्रोमेड जो है हाइपरथायराइडिज्म में भी इस्तेमाल होती है, और नेट्रोमेड जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में भी इस्तेमाल होती है। बेसिक वजह क्या है कि नेट्रोमेड का जो ख़ास असर है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है। अगर हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर ना भी जाएँ तो हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म के नतीजे में जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो
मुंह से पुकार कर कहते हैं कि हम नेट्रोम्योर के पेशेंट हैं। इसके अलावा कैलकेडिया कार्ब हमारी मेडिसिन है, और मैंने सिम्टम्स में ही आपको बता दिया कि कैलकेडिया को हमने क्यों इस्तेमाल करना है, कि कैलकेडिया के पेशेंट जो होते हैं स्लगिश होते हैं, इनकी डेवलपमेंट स्लो होती है, ये मोटे होते हैं, ओबेसिटी की तरफ माइल होते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा चिली होती है, इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से फिर हम इसको कैलकेडिया कार्ब को इस्तेमाल करते हैं। और आयोडीन जो है हमारी फिर टॉप ग्रेड मेडिसिन है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को अपनी सेक्रीशंस के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, और जब उसको आयोडीन नहीं मिलती है तो नतीजे के तौर पर जो है वो मर्ज में मुब्तला होता है। तो लिहाजा अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर आपने आयोडीन का इस्तेमाल करना है। फिर वही बात, थूजा बेहतरीन दवाई है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। सिलिशिया को इस्तेमाल किया जाता है, सिपिया को इस्तेमाल किया जाता है, कालीकार्ब को इस्तेमाल किया जाता है, कार्सिनोसिन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर। आपको कोई भी ABCD मेडिसिन मिलती है और आप समझते हैं कि आपके पेशेंट जो आपको सिम्टम दे रहा है, जैसे आपको डिप्रेशन मिल रहा है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो फिर आप देखिए कि अगर डिप्रेशन आपको मिल रहा है तो डिप्रेशन की आपके पास बेशुमार अद्वियात हैं। आप लैकेसिस को इस्तेमाल कर लीजिए, लैकेसिस भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी दवाई है। आप कालीफॉस को इस्तेमाल कर लीजिए, कालीफॉस भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी दवाई है। मैंने अपने डिप्रेशन के लेक्चर में आपको बेशुमार अद्वियात बताई हैं जो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और अगर मस्कुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं, मस्कुलर पेन आ रही है, स्टिफनेस आ रही है, तो आप देखिए आप ना भी हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जाइए, आप सिंपली ये सिम्टम देखिए कि मसल जो क्रैम्प्स की हालत में आते हैं वो किस दवाई में पाए जाते हैं, वो मैग्नीशिया फॉस में पाए जाते हैं। मैगफॉस मस्कुलर क्रैम्प्स की, मस्कुलर पेन की, मस्कुलर स्टिफनेस की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। आप मैगफॉस को इस्तेमाल करवा लीजिए। आपकी स्किन अगर ड्राई है, इची है, स्केली है, तो ड्राई और इची स्किन के लिए आप किन मेडिसिन की तरफ जाएंगे? जाहिर है अगर इची है और बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो दवाई आएगी वो सल्फ़र आएगी, आप सल्फ़र को इस्तेमाल करवा लीजिए। इसी तरह बालों के हवाले से, बाल ब्रिटल हैं, नाखून ब्रिटल हैं, बाल गिर रहे हैं, आप इसमें नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप इसमें फ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताई ना, आयोडीन, कैलकेडिया कार्ब और नेट्रोम्योर, ये टॉप के ऊपर रहती हैं थायराइड की ख़राबियों के हवाले से, चाहे वो उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं, चाहे उसकी सिक्रीशन कम हो रही हैं, चाहे उसकी सिक्रीशन नॉर्मल है, तो ये तो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम या अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक सिम्टम आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका पेशेंट आपको सिम्टम्स क्या दे रहा है।